लाइव हो गया। हाँ चालू है लाइव। तब इतने ही पहुँच के जो ने मैं कमेंट सुनाई दे सिर्फ दिखेगा कमेंट। इसमें। अबे फ़ोन की नहीं रहा है ना। अभी तो कोई नहीं आया। नहीं तो नहीं आया कहीं तक कि 57 में चालू हुई जाओ तो 57 होने का आता से घड़ी में तो हमारे साथ हुई है। ये देख के लाइक की नहीं सी है। एक लोग वाह ठीक है। ठीक है ना। बीप कह दी ठीक है। जी प्रणाम। आवाज़ तेज करो। आवाज़ म्यूट तो नहीं है। नहीं। आ तो नहीं रही है। तो किसकी उनकी थोड़ी आएगी। आवाज़ तो आ रही होगी सर। आवाज़ को बताएं। हम लिखा तो कहाँ थे लिखा। तो लिखा है हमको लिखा की जरूरत न पड़ी है ना। बोले वर्क पड़ी सबसे धन्यवाद चले जाए। जी जी जी। अब कुछ लोग आ जाएं तो हम चालू करें कुछ लोग जुड़ जाएं। एक मिनट 5 मिनट तक आएंगे लोग। तो शुरू कर दो ना। जी एक दो लोग और आ जाएं कम से कम 2-4 लोग आ जाएं तो फिर प्रारंभ किया जाए सर। आएंगे लोग। जी जी आसाने रहा नहीं जाना रहा तब नहीं बना था ना जब का कैसन रहा। सब इंतजार कर रहे हैं। शुरू कर दो। बताएंगे ना कि अब चालू कर दीजिए जो लोगों की इसको सुनने वाले होंगे लाखों लास्ट
के हिंदुस्तान इस पर लाइव चला जाएगा ना, रिकॉर्ड हो जाएगा तो सब सुनेंगे। है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले तो जो भी लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उन सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने इस पटल पर मुझे अपनी बोली बानी में बात करने का अवसर उपलब्ध कराया। कुछ इसके माध्यम हमारे बहुत आदरणीय साथी आदरणीय संतोष द्विवेदी जी उमरिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इसे कि आपको अपनी लोक भाषा पर बातचीत करनी है। तो ये बड़ा सुखद होता है अपनी लोक भाषा में बातचीत करना, अपनी लोक भाषा के बारे में चर्चा करना। तो साथियों, आज धनतेरस है और दिवाली की शुरुआत हो जाती है आज से। हमारी तरफ जो है तो इसका बड़ा मूल्य है, हर जगह है। आज से बाजार सज गए हैं, बाजार में ज़बरदस्त भीड़ भाड़ है और अभी भी लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। निश्चय है घरों में अभी लोग कम होंगे, लौट कर आएंगे। डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी, आपका बहुत बहुत आभार। राम कुमार कृषक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका। तो मेरे घर के भी लोग, बहुत लोग अभी बाजार में हैं जो खरीदारी करने गए हैं। इस क्षेत्र में धनतेरस को, क्योंकि शादी ब्याह का भी सीजन आने वाला है, इसलिए लोग धनतेरस के दिन ही ज़्यादातर खरीदारी कर लेते हैं, शुभ मानते हैं। तो आप सबको धनतेरस की, और फिर परसों दिवाली है, तो सभी को धनतेरस और दीपावली की मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके घर में, समाज में, परिवार में कुशल क्षेम रहे। और मैं अपनी बात आरंभ करता हूं। बात करनी है बघेली साहित्य और लोक जीवन पर। तो अपनी इस लोक भाषा पर बात करने के पहले मैं अपनी लोक भाषा और अपने भाषा लोक को भी प्रणाम करता हूँ, जो सविधि सुंदर है, जिसका सौंदर्य तपोवन का सौंदर्य है। जो बघेली भाषी क्षेत्र है, जो इसका आकार है, जो इसका फैलाव है, वो पूरा तपोवन का क्षेत्र है। घने जंगलों, पहाड़ों, गाती गुनगुनाती नदियों का क्षेत्र है। तो मैं अपने इस पुण्य पावन क्षेत्र को, जहाँ बाणभट्ट की साधना स्थली रही, जहाँ घुघरा बीरबल का जन्म स्थान माना गया, जहाँ मैहर में और हमारे तानसेन और अलाउद्दीन खां मैहर में, ये सब हमारी विभूतियाँ रहे। हमारे बघेली अंचल में जहाँ चित्रकूट है, जहाँ बहुत समय तक वनवासी राम रहे,
मैहर है जो काफ़ी दूर दूर तक जाना जाता है, अमरकंटक है जो प्रसिद्ध स्थान है। तो इस तरह से साधना का केंद्र है हमारा बघेली भाषी अंचल। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे, तपस्या किए, मठ हैं, आश्रम हैं, निरंतर प्रवाहमान नदियाँ हैं, सोनभद्र है, नर्मदा है, और इसे रेवा टू नर्मदा कहा ही जाता है। ये जो अंचल है ये नर्मदा के उत्तर का भाग पूरा इधर का है। तो इस तरह से एक पावन पवित्र स्थान है हमारा बघेली अंचल का। और मैं, चूँकि ये बड़ा गंभीर विषय है, साहित्य और जो है लोक भाषा, तो लोक जो है बहुत गहन गंभीर है, बहुत गहराई है लोक में। यहाँ डुबकी लगाना बड़ा कठिन होता है। इतनी गहराई है कि जितना आप डूबते जाइए उतना आपको मिलता चला जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हमारा जो अंचल है लोक भाषा का, ये बहुत सुंदर है। और लोक भी वैसे बहुत सुंदर होता है। मैं कहा करता हूँ और ये माना भी जाता है कि चाहे जो भाषाएं हों, हमारी बघेली हमारी घूंटी की भाषा है। लोक भाषाएं हमेशा भीतर घूंटी के साथ चली जाती हैं और हम इसी से बने हैं। हम सब, हमारा जीवन इसी में रचा बसा है। और मातृभाषा बोलियां ही हैं, चाहे वो बघेली हो, बुंदेली हो, छत्तीसगढ़ी हो, मालवी हो, अवधी हो, निमाड़ी हो, हल्बी भतरी हो, जो भी हों, मातृभाषाएं बोलियां ही हैं। और इन्हीं बोलियों में गजब का रस तत्व है। तो हमारी जो बघेली है यह भी जो हिंदी की 13 बहुत नज़दीक लोक भाषाएं हैं, उसमें पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण भाषा हमारी बघेली है। और ये लगभग 1350 वर्ग मील का इसका क्षेत्र माना गया है। मूल रूप से इसमें जो मूल केंद्र हैं वो 7 जिले हैं: रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया और अनूपपुर। ये 7 जिले इसके केंद्र हैं। इसके अलावा जो इसके संधि क्षेत्र हैं या बहुत दूर तक, क्योंकि ये अवधि की छोटी बहन मानी गई है, या ये कहिए कि इसे ये इसकी जो पितृसत्ता है वो अवधि ही मानी गई है। तो इस बघेली में और अवधि में बहुत अंतर नहीं है। तो ये अवधि में कहाँ तक धंसती है बघेली, कभी कभी बहुत दूर तक चली जाती है और लगता है कि अभी जो अवधि का बहुत सारा क्षेत्र भी लगता है कि बघेली ही है जो संधि क्षेत्र है। इधर प्रयाग इलाहाबाद तक हम लोगों को नहीं महसूस होता कि ये हमारी बघेली का क्षेत्र नहीं है। बघेली से एक वहाँ इलाहाबाद से, प्रयाग से एक अखबार निकलता था, बघेली प्रयुत साप्ताहिक अखबार था जो बघेली पर केंद्रित था, बघेली प्रयुत। और उसमें उस अंचल के ही साहित्यकार उसमें लेख करते थे और बहुत सुंदर वो आता था बघेली भाषा का। और उसके संपादक प्रयाग के ही थे और मिर्ज़ापुर और इधर सोनभद्र और प्रयाग के ही साहित्यकार उसमें से ज़्यादा लेख करते थे। तो इस तरह से जो हमारी बघेली है वो साहित्य के क्षेत्र में
कला के क्षेत्र में और अनेक बहुरंगी क्षेत्रों में संपन्न है, धनी है। यह अवश्य है कि इसमें अभी काम, लोक भाषाओं में कुछ जगह तो काम हुए हैं, लेकिन इसमें अभी काम नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन काम हो रहा है। अब चूंकि हमारा जो लोक का साहित्य है वो वाचिक परंपरा का है सबसे ज़्यादा। हमारी जो लिखित परंपरा है वो बहुत पुरानी नहीं है। लगभग 150-200 वर्षों की, 250 वर्षों की हमारी लिखित परंपरा मिलती है, 300 वर्षों के आसपास की बहुत खोजने पर। लेकिन इसकी जो वाचिक परंपरा है वो बहुत पुरानी है। और मैं तो कहा करता हूँ, जैसे अगर हम ये मान लें कि अवधि जो है कि छोटी बहन है बघेली, तो फिर बघेली से लगी हुई छत्तीसगढ़ी और बुंदेली ये बघेली की सगी बहनें मानी जाती हैं। तो फिर हम ये महसूस करें कि इन तीनों की फिर बड़ी बहन अवधि हुई। तो अवधि में तो काम हुआ, कुछ सीमा तक बुंदेली में भी हुआ, छत्तीसगढ़ी में भी हो रहा है। इनका साहित्य भी कुछ पहले का, बुंदेली का साहित्य मिलता है कुछ पहले का, लेकिन छत्तीसगढ़ी का और बघेली का जो साहित्य है वो लिखित साहित्य बहुत पहले का नहीं है, वाचिक परंपरा में है। और इसकी वाचिक परंपरा अद्भुत है। इन तीनों में जो हमारा मध्य प्रदेश का जो ये लोक भाषाएं हैं, बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी, ये 4 प्रमुख लोक भाषाएं हैं। हालांकि अब और आई हैं। ग्रियर्सन के सर्वे के बाद एक नया सर्वे हुआ है, लोक भाषाओं का लोक सर्वेक्षण। लोक भाषाओं का लोक सर्वेक्षण हुआ है, जो बड़ोदरा गुजरात से डॉक्टर गणेश देवी ने किया है, उन्होंने कराया है। उसमें से कुल पूरे हिंदुस्तान का कराया है, प्रदेश बाई प्रदेश उन्होंने कराया है। एडिशन भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों एडिशन में लोक भाषाओं का लोक सर्वेक्षण दोनों एडिशन में आ गया है। तो अभी इन सारी भाषाओं का जो संगम हुआ था वहीं बड़ोदरा में, तो 900 लोक भाषाएं आई हैं। उन 900 लोक भाषाओं का मेरे पास है, वो 900 लोक भाषाओं का विवरण। और आवश्यकता हुई तो मैं वो 900 लोक भाषाएं जो पूरे हिंदुस्तान में हैं उनके बारे में बातचीत करूंगा और फिर कभी उसका विवरण दूंगा। लेकिन एक चीज और आ जाती है इसी बीच में कि लोक भाषाओं का विलोपीकरण भी चालू है। कुछ लोक भाषाएं हमारे आदरणीय डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी इसके वो हैं, वो सब जानते हैं और विद्वान हैं, वो महसूस करते होंगे कि बहुत सारी लोक भाषाएं विलुप्त हो गई हैं या उनके बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हालांकि धीरे धीरे अभिजात्य वर्ग का जो विस्तार हो रहा है उससे लोक भाषाओं को प्रभावित किया जा रहा है, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये समझ में बहुत समय से मैं खोज रहा हूं कि ये कब बनी होगी लोक भाषाएं, किन परिस्थितियों में बनी होगी अलग अलग इतनी सारी लोक भाषाएं। क्योंकि बहुत सारे समय से अगर हम खगालें तो किसी नई लोक भाषा का जन्म नहीं हुआ है, कोई नई लोक भाषा नहीं आई है कि कोई फिर से इस अवधि में कोई नई लोक भाषा हमारे बीच में आ गई हो और उसका क्षेत्र निर्मित हो गया हो, तो नहीं आ रही है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आ रहा है जब लोक भाषा पर काम करने वालों की संख्या बढ़ गई है। क्योंकि जो लोक भाषा का जो उसमें बोलने, जो उसमें भावनाओं का जो घनत्व है लोक भाषाओं में बहुत अधिक है। लोक भाषाओं की जो कहन है वो कहन जो है वो आंखों देखी है, भोगी हुई है, जी हुई है। यानी लोक भाषाओं में जो कुछ कहा गया है वो जीवन का यथार्थ है। और लोक भाषाएं जो है वो अपने बहुत भीतर से निकलता है उनका साहित्य। तो हम ये मान कर चले कि आज भी
आज भी लोक भाषाएं और उनका साहित्य बहुत साफ सुथरा है, बहुत पवित्र है। लोक भाषाओं की पवित्रता अभी कुछ लोक भाषाओं की पवित्रता पर आँच आई है कि अब ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे नृत्य या ऐसे ऐसी चीज़ें बाजारवाद के चलते आ गई हैं जो जो लोक भाषा में नहीं है, जो लोक भाषाओं में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोक भाषाएं बहुत मर्यादित हैं। मेरी बघेली या हम सब की बघेली जो है वो बहुत मर्यादित है, और वो मर्यादित इसलिए है कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चित्रकूट में बहुत समय तक रहे। और यह अंचल जो बघेली अंचल है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो लोक मर्यादा को लेकर चले इस क्षेत्र में, और लोक पुरुष हो गए। इसीलिए वहाँ यहाँ इस अंचल में राम की व्याप्ति बहुत है। और जो तुलसी को अवधि का भी माना जाता है। हम लोग जब खगालते हैं तो ठेठ बघेली के शब्द तुलसी के साहित्य में मिलते हैं, क्योंकि चित्रकूट हमारा बघेली का क्षेत्र है और वो चित्रकूट में जन्मे, यहाँ रहे, वहाँ उन्होंने लेखन किया। तो राजेंद्र गौतम जी लिख रहे हैं कि भूमंडलीकरण स्थानीय पहचान को निगलता हुआ आया, बिल्कुल, और उससे लोक भाषाओं पर खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, बढ़ रहा है आदरणीय, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि हम लोगों को देखते देखते हमारी बघेली पर काम करने वालों पर की संख्या बढ़ गई, गाने वालों की संख्या बढ़ गई, लिखने वालों की संख्या बढ़ गई, और खूब गाया जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे बता दें, मैं बघेली पर आता हूं अपने, तो हमारा जो 4 मूल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी। तो जो बुंदेली है, बुंदेली नृत्य प्रधान है, वहाँ नृत्य बहुत है। और मालवी और निमाड़ी ये जो है वो चित्र प्रधान है, वहाँ बहुत चित्र बनते, हर अवसर पर, हर उत्सव पर, हर संस्कार पर चित्र हैं। और हमारी जो बघेली है, बघेली गीत प्रधान है, गीत प्रधान है बघेली, इसमें बहुत गीत हैं। और हर 16 संस्कारों में मृत्यु संस्कार को छोड़ करके, मृत्यु संस्कार हमारी बघेली में नहीं है, मृत्यु राग है, राग में रोने की प्रक्रिया परंपरा है, लेकिन मृत्यु गीत नहीं है। बाकी हर अवसर पर, हर तिथि पर, हर त्योहार पर, हर संस्कार पर, हर अनुष्ठान पर लोकगीत हैं। तो ये गीत प्रधान है। और इसके गीत लोकगीत तो वाचिक परंपरा में रहे हैं, और वाचिक परंपरा में होने के कारण ये कंठ से कंठ तक लगातार चलते रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छे साहित्य, जिसको हम, वैसे साहित्य तो लोक साहित्य का ऋणी है, जो कुछ मिला है वो लोक से ही लेता है साहित्य। और मैं कहा भी करता हूँ कि हमारी जो मातृभाषा, जब हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा बोलियां हैं, तो फिर हम ये भी कहा करते हैं कि हिंदी हमारी लोक भाषाओं का या बोलियों का समुच्चय है। हिंदी को जब हम बोलते हैं तो अपनी लोक भाषाओं, कई लोक भाषाओं को बोलते हैं। तो और एक चीज़ और है कि हिंदी ने हमारी लोक भाषाओं से ले, क्योंकि लोक भाषाएं ही शब्द गढ़ती हैं। लोक भाषा में रोज नया होता है, लोक में रोज नया होता है, लोक में नए 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 शब्द गढ़े जाने की परंपरा है। तो हिंदी जो है, हिंदी ने हमारी लोक भाषाओं से लिया है, लेकिन दिया नहीं है। अगर हम हिंदी से सभी लोक भाषाओं के शब्द, जो हिंदी की 13 उसकी प्रमुख लोक भाषाएं हैं, अगर उनके हम शब्द हिंदी से निकाल लें तो हिंदी कितनी बचती है। तो जो हमारी हिंदी है वो हमारी लोक भाषाओं का समुच्चय है। और
अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी हमारी बघेली की भी है। चूंकि सभ्यता संस्कृति लोक भाषाओं में ही जन्मी है। सभ्यता और संस्कृत लोक भाषा, और लोक भाषा उन्हीं के किनारे जंगल बघेली हमारी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, अंचल है, वो नदियों पहाड़ों का है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो बुंदेली हो, अवधी सब, इनका इनका जब गढ़, पहले जब भाषा नहीं थी या लोक भाषाएं नहीं रही होंगी, तब भी आदमी ने कुछ गाया होगा, तब भी आदमी ने कुछ गुनगुनाया होगा। और जो राग निकले होंगे वो कैसे निकले होंगे? जो लोक राग हैं, लोक गीत हैं और लोक राग हैं। तो जो लोक राग हैं, निश्चित है किसी सुख में वो चिड़ियों को सुनकर, नदियों का कलकल सुनकर वहां से उसने स्वर लिए होंगे और गा उठा होगा। वो किसी दुख में ज्यादा घनीभूत होकर के गा उठा होगा और वहीं से हमारे राग बने। तो जो राग हैं, और खासकर मेरी बघेली के जो राग हैं, चूंकि मैंने कहा बघेली गीत प्रधान है, और जो बघेली में जो राग बने वो श्रम राग हैं। सारे राग परिश्रम से तैयार हुए, क्योंकि यह क्षेत्र विपन्न क्षेत्र रहा है। जंगल वन पहाड़ होने के कारण यहाँ की जो उपज रही है, जिससे जीवन यापन होता रहा है, तो उस उपज में यहाँ कोदो, कुटकी, सामा, मेजरी, यही सब मोटे अनाज जो है यहाँ रहे हैं। तो काफ़ी विपन्न, इसको करुष क्षेत्र कहा गया है, तो विपन्न क्षेत्र रहा है। तो यहाँ संघर्ष बहुत रहा है। और यहाँ जितने लोकगीत हैं या जो लोक राग है, वो सब संघर्ष से हुआ है, श्रम से हुआ है। हमारे यहाँ इतनी बघेली में लोक रागिनियाँ हैं, और आप उसको अगर मिलाएं तो कोई गीत, किसी गीत का राग जो गेहूं या धान काटने से जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ से उसकी मिलती है लोक धुन। काटने से, पीसने से, या हथौड़े से, या गिट्टी तोड़ने से, इस तरह से जो आवाज निकली है वही हमारे यहाँ के, क्योंकि जो लोकगीत गायन है वो ज्यादातर हमारे यहाँ का लोकगीत श्रम के परिहार का गायन है। उसमें दुख भी शामिल है। एक 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 टप्पा बड़ा श्रेष्ठ है हमारे यहाँ का। तो एक टप्पा में एक स्त्री कहती है, जो परिश्रम कर रही है, तो जो परिश्रम करा रहा है उससे ज़्यादा परिश्रम करा रहा है, तो वो कहती है कि काहे बनाए भगवान पेट ऐसा, मारे डारे जीव का जरे एकर पैसा। तो जो वो उसे 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 पैसे की उतनी जरूरत नहीं है, उसकी परिस्थिति ऐसी है। तो वो कहती है कि अगर ये पेट न होता तो ये हमारा जो है जी तोड़ मेहनत जो ले रहा है, इसका पैसा किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। तो हमारे यहाँ जितने भी ये लोक गायन हैं, लोकगीत हैं, वो श्रम से निकले हैं और उनमें बड़ा लालित्य है। बाहर फटही मिर्जाई भले झलके पे, अंतर से धन्ना सेठ हो, ये लोक में है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि बघेली जगत जो है वो लोक परंपराओं, लोक रीतियों, इन सब से चलकर, और जो एक कहा करते हैं हम लोग कि जद्दब सब सब एक एक सामान्य सी कहावत है जो लोकाचार में है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। लोक के जो विरुद्ध है, अगर वो वेद में है भी तो नहीं करना चाहिए। और लोक को वेद से बड़ा तो माना ही गया है, क्योंकि वेद का बताया हुआ लोक नहीं मानता, चाहे वो हमारा बघेली लोक हो या और लोक हो।
तो जो हमारी परंपराएं हैं वो अपने अपने सीमाओं के हिसाब से बनी है, जो हमारा खान पान है उसके हिसाब से बनी है। हमारे सारे लोकगीत या लोक नृत्य ये सब नदी पहाड़ इसे श्रम करते हुए बने हैं। तो ज़्यादा गायन जो है वो श्रम करते हुए का गायन है, और उससे श्रम उनका परिहार भी होता है और गाते भी रहते हैं। तो और हमारे यहाँ कई एक ऐसे, जैसे हमारे यहाँ टप्पा है। टप्पा हमारे यहाँ की आस कविता है। मैं अभी कुछ समय बाद टप्पा पर आऊँगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोकगीत ऐसे हैं जो हमको लगा करते हैं कि इन पर न जानी कितनी कविताएं न्यौछावर की जा सकती हैं, कितनी कविताएं न्यौछावर की जा सकती हैं। एक गीत है, एक उसका मैं एक एक दो दो लाइन वो करूँगा। एक 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 गीत है, अहिरिन के मत गहिरिन उतर न देत, आखी केर मथानी भीतर तक मथ देत। अब आप देखिए लोक में कितना सुंदर है, आंख को मथानी कहना, और फिर वो मथानी कहाँ मथती है? भीतर को मथती है। तो ये भीतर का मंथन लोक में ही चलता है, और उसको मथने के लिए आंख की मथानी है। तो ये है। दूसरा एक और हमारे यहाँ वो चलता है, अधूरी एक गीत गाया जाता है। तो ये अब देखिए आप इसमें हमको तो लगता है कि जो जो अलिखित साहित्य है, जो वाचिक परंपरा का है, उनको जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना कितने ढंग से लिखा होगा उन लोगों ने कि भजिलहो सिया राम आगे के दिन बड़े गाढ़े, ये गैलहाई हमारे यहाँ चलती है। यानी जिंदगी जब बंध जाती है, ये विवाह के बाद जब चौथी छुड़ाने, बहुत जगह चौथी छुड़ाने जाते हैं लोग, नदी जाते हैं, और जो कुछ बचा हुआ होता है मड़ई का वो सब ले जा करके नदी में डाल देते हैं। तो रास्ते में गाते हैं कि भजिलय हो सिया राम आगे के दिन बड़े गाढ़े। यानी अब तक तो ठीक है, लेकिन अब आगे के दिन बड़े गाढ़े हैं। अब जो बीत गया, जो जो कुछ कर लिया, लड़कपन कर लिया, आगे आगे अब वो नहीं चलेगा। अंजुरी में हमारे यहाँ गाने लगते हैं कि हरदी से रंगी रे चुनरिया, छोड़ाए नहीं छूटे, छोड़ाए नहीं छूटे हो। ये लोक है। चूनर एक बार हरदी से रंग गई तो फिर वो छूटती नहीं है, उसे छुड़ाया नहीं जा सकता। वो फिर वो भले वो चिता पर जाए, लेकिन एक बार चूनर अगर रंग गई, लोक की शादी में, विवाह में जो हल्दी से रंगी जाती है, हमारी तरफ जो विवाह होता है तो जो पहनाया जाता है तो हल्दी से रंगी जाती है, विवाह के समय की जो लड़की पहनती है अपने कपड़े, तो वो हल्दी से रंगी जाती है। तो ये जो वाचिक परंपरा थी, इसमें हमारे अंचल का सुख दुख पूरी तरह दिखाई देता है, पूरी तरह दिखाई देता है। हमने इसी में बुदबुदाया, हमने इसी में अपने को गाया। और ये सारे राग हमारे सुख दुख के राग हैं, जो लोक अंचल के राग हैं, हमारी बघेली के जो राग हैं। और हम उसमें से अब हम ये लोक गीतों की बड़ी 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 परंपरा है हमारे यहाँ। मैं सारी उन पर चर्चा करूँगा तो चूँकि उतना समय नहीं है, कि चूँकि लोग तो वैसे भी चाहे जितना समय आप बोलते रहिए लोग पर, तो वो तो वो नहीं होता, समाप्त नहीं होता। अब हम कुछ चीज़ें और इसमें इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारे यहाँ लोक नृत्य हैं, जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्यों में हमारे यहाँ अकेले का कोई लोक नृत्य नहीं है, समूह में है। हमारे यहाँ कोई नृत्य अकेले में नहीं है, सारे के सारे नृत्य समूह में हैं। और सबसे ज़्यादा, बहुत लोक नृत्य तो बहुत अधिक है नहीं, नृत्य प्रधान तो बुंदेलखंड है, तो जो हैं वो समूह में हैं। और उसमें भी समूह में भी न तो स्त्रियों के हैं और न ही पुरुषों के हैं, स्त्री पुरुष दोनों के हैं। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ, और उनमें इसमें भी
स्त्री और पुरुष दोनों के हैं, उनमें भी स्त्रियां ज़्यादातर घूंघट डालकर नृत्य करती हैं। गायन भी घूंघट डालकर ही होता है। तो ये जो सामंती व्यवस्था थी, ये उसके परिणाम है। और ज़्यादातर आदिवासी, चूंकि हमारा ये जो जो है बघेली अंचल है, ये आदिवासियों से भरा हुआ है। ये पूरा आदिवासी अंचल ज़्यादा है, यहाँ आदिवासी बहुत ज़्यादा है। तो आदिवासियों को जो नृत्य हैं वो सब जो तो जो जो नृत्य हैं, वो जो महिलाएं नाचती हैं, वो आपस में एक दूसरे को पकड़े रहती हैं, कमर एक दूसरे की पकड़े रहती हैं। शैला है, कर्मा है, ये सब चीज़ें गाती हैं और इसे गाकर नाचती हैं। तो गायन और नृत्य एक साथ चलता है। तो जब कमर पर एक दूसरे की पकड़े रहती है, उनको छोड़ती नहीं है। और उधर पुरुष भी एक दूसरे की कमर पकड़े रहते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं। और नाचते हुए स्त्री पुरुष की तरफ और पुरुष स्त्री की तरफ बढ़ते हैं दोनों, लेकिन एक सीमा होती है जिसके बाद दोनों फिर वापस हो जाते हैं। मैं जब देखा तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपनी टोलियां बनाई इन सब नृत्यों की। हमने जितने नृत्य हैं यहाँ, हमने खुद कुछ कई टोलियां बनाई और उन्हें हमने अपने स्वयं के जो है तो व्यय से उन्हें यूनिफॉर्म बनवाए हमने। तब देखा तो मैंने पूछा उन लोगों से कि ऐसा क्या है। तो फिर उन लोगों ने बताया कि अगर नाचते नाचते कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को छू जाए तो वो स्त्री उस पुरुष की हो जाती है। वो फिर लौट करके घर अगर जाएगी नहीं, और अगर जाएगी भी तो जब तक उसकी कुदाई भाजी नहीं होगी। कुदाई भाजी मतलब फिर वो उसका जो पति है वो पूरे समाज को इकट्ठा करेगा और उनको भोजन कराएगा। और जब उसके नात रिश्तेदार और पूरा समाज, जब उसका अपना जो समाज है वो जब समाज इकट्ठा होंगे और वो सब जब इकट्ठा भोजन करेंगे, एक दो दिन उसको जुर्माना रहेगा भोजन करने का, और जब वो कर लेंगे तब उसको फिर से उस घर में रहने के लिए स्थान मिलेगा। अन्यथा एक ही घर में रहते हुए वो अलग अलग रहेंगे। तो इसलिए पुरुष भी पकड़े रहता है एक दूसरे पुरुष को, ताकि वो छूट करके किसी स्त्री को छू न दे। और स्त्री भी पकड़े रहती हैं आपस में एक दूसरे स्त्री को, ताकि वो छूट करके किसी पुरुष को छू न दे। ये लोक में अभी भी हमारे आज की तारीख में इन लोक नृत्यों में है। अब लोक नृत्य भी हमारे जहाँ जहाँ जो हैं तो वो आदिवासियों के हैं, वो भी श्रम के परिहार में हैं। दिन भर काम करते हैं जी तोड़। मैंने बताया कि ये क्षेत्र जो है बहुत संपन्न क्षेत्र नहीं रहा है, तो धीरे धीरे संपन्नता आ रही है। जो विकास की कड़ियां हैं वो यहाँ भी आ रही हैं, लेकिन हमारा बघेली अंचल अभी भी बहुत सीमा तक मूल स्वरूप में है। और मैं चाहूँगा भी कि आदरणीय भारतेंद्र मिश्र जी कभी इस अंचल की तरफ आएँ तो मैंने कुछ लोक कला ग्राम बना रखे हैं। और उन लोक कला ग्रामों में जो है वो लोक संपदा का एकत्रीकरण, कहीं वो विलुप्त न हो जाए। और लोक में जो उनके वाद्य यंत्र हैं, जो उनके नृत्य हैं, वो सुरक्षित रह जाएं। कहीं आधुनिकता में वो ऐसा ना हो जाए कि विलुप्त हो जाएं। तो मैंने लगभग 100 सवा 100 की संख्या में लोक कला ग्राम बना रखे हैं। और उन लोक कला ग्रामों में प्रतिदिन लोक परंपराओं पर, लोक जीवन पर, इन सब पर और लोक संपदा पर चर्चा हुआ करती है। तो ये जो नृत्य हैं ये दिन भर जब थक जाते हैं, तो ज़्यादातर नृत्य शाम को होते हैं। तो जब ये दिन को थक जाते हैं तो शाम को आएंगे और शाम को समूह में ये नाचेंगे और खूब नाचेंगे। जब थक जाएंगे तब ये सो जाएंगे और सुबह पुनः श्रम के लिए ये चले जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ के नृत्य हैं, मैं अपने इन नृत्य और गायन के साथ साथ मैं लोक जीवन की चर्चा करता चला जा रहा हूँ। और यहीं से साहित्य आता है, क्योंकि बिना साहित्य तो साहित्य तो लोक से ही आता है। हम लोक से, उसके जीवन से ही साहित्य खींचते हैं। तो हम तो पूरी तरह से अगर कुछ लिखते पढ़ते हैं, साहित्य जो हमारा है वो लोक जीवन का और लोक का ऋणी है। मूल स्वरूप तो लोक में है। और साहित्य के पहले का सृजन है जो है वो लोक साहित्य। ये साहित्य के बहुत पहले का सृजन है और बहुत पहले की सृष्टि है। साहित्य के पहले की सृष्टि है लोक साहित्य। और तो हम जो है
इसमें ये बहुत अच्छा लगता है कभी कभार जब हम लोक गीतों और लोक नृत्यों या लोक कलाओं, नृत्यों में भी आप जो नृत्य गीत हैं उसमें भी आपको जीवन प्रसंग मिलेंगे और बड़े गाढ़े जीवन प्रसंग मिलेंगे, जो चूंकि नृत्य के साथ गायन चलता है और वाद्य भी चलता है। तो जो गायन चलता है उन गायन में आपका स्वागत है भारतेंदु मिश्र, जब आप आएंगे तो मैं आपको अपने लोक कला ग्रामों का मैं जरूर भ्रमण कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं, हमारा एक महाउर महोत्सव होता है, महाउर जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, हमारे यहाँ का श्रृंगार लोक का श्रृंगार भी अलग है और उसके श्रृंगार सामग्री भी अलग है। तो और बड़ा बड़ा सघन जीवन है और थोड़े में निवाह करने का जीवन है। बहुत अधिक की उम्मीद हमारा जो बघेली लोक समाज है वो बहुत थोड़े में गुजारा कर लेता है और बड़े बड़े सुखी भाव में रहता है वो, क्योंकि जो जो जीवन रस है, तो हम तो समझते हैं कि जो लोक रस है, जिसको कभी कभी हमारे क्षेत्र में राम रस कह देते हैं, इसलिए कि राम का यहाँ दूल्हा राम सी दुल्हीरी जो कहा गया है, तो यहाँ जब भी कोई विवाह का जो अवसर होता है तो जो विवाह के समय पर जो यहाँ गाया जाता है उसमें वो चाहे गिट्टी तोड़ने वाले की लड़की हो और चाहे वो किसी बहुत धनाढ़ की लड़की हो, वो हर कोई सीता है। और चाहे वो गरीब से गरीब लड़का है और चाहे वो अमीर से अमीर लड़का है, वो हर कोई राम है लोकगीतों में। तो इस तरह से जो हमारे लोक परंपरा में, ये लोकगीतों में भेद नहीं है। ये जरूर है कि सामंती परंपरा का विरोध है। इसलिए विरोध है सामंती परंपरा का कि सामंती परंपरा ने शोषण किया है, तो शोषण के गीत बहुत है। वो अपने नृत्य में गाते हैं, जब गाते हैं तो उनके गायन में शोषण के गीत रहते हैं, लेकिन वो संकेत में है। मैं समझता हूँ कि चूंकि बघेली और अवधि का लगभग क्या हुआ है कि ज़्यादा काम जो बोलियों में हुआ है उसमें अंतर संबंधों पर उतना काम नहीं हुआ। लोक भाषाओं के अंतर संबंधों पर भी काम खूब होना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि उनका आपसी अंतर संबंध क्या है। तो लोक भाषाओं के अंतर संबंधों पर काम अभी तो कुछ एक दो काम हुए हैं हमारी बघेली में, जिसमें बुंदेली के अंतर संबंध और अवधि के अंतर संबंधों पर पीएचडी लोगों को कराई गई है। तो इस तरह के काम अगर होने लगें तो हम हमारी लोक भाषाओं और उसके लोक भाषाओं के जो अन्य जो उसकी संपदा है वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि लोकगीत जो अवधि में हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ भी होंगे, यहाँ है बघेली में भी गाए जाते हैं वो लोकगीत। एक जब अब वो वाचिक परंपरा में भी है। अच्छा, वाचिक परंपरा नहीं जाने वाली है। देखिए, वाचिक परंपरा तो हमारे जन्म से आती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले वाचिक होता है, वो बोलकर या रो कर बताता है कि मैं इस संसार में आ गया हूँ। तो वाचिक परंपरा तो वहीं से शुरू हो जाती है। जब वो जन्म लेता है तो रोकर बताता है सबको कि मैं अब इस संसार में आ गया हूँ। तो हमारे वाचिक परंपरा की शुरुआत जो है वो वहीं से हुई है और वो रहेगी। और जो है, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो सोहर जैसा जब बच्चा जन्म लेता है तो एक बड़ी खुशी का माहौल होता है, और उस खुशी के माहौल में जो हमारे यहाँ सोहर गाई जाती है बच्चे के जन्म पर, तो उस सोहर में हिरना का गीत जो है, हमारी समझ से अवधि में भी होगा, जो हिरना का गीत है वो यहाँ भी है। और जो है तो अब उस गीत में यही है, चूंकि राम यहाँ व्याप्त हैं, तो उसमें गीत यही है कि राम का जन्म होता है और राम के जन्म में ये तय होता है कि जब बरहों होगा, उनका जो जन्म मनाया जाएगा जन्मोत्सव, तो उसमें से मांस पकेगा, सब कुछ जो भोजन सामग्री बनेगी उसमें मांस भी पकेगा।
तो फिर ये होता है कि जो है तो मांस पकेगा तो सबका मांस पकेगा, उसमें हिरण का भी मांस आता है। तो जो राजा के बाग में या मान लीजिए कि राजा दशरथ के जो बगिया में पाले हुए हिरण हैं, तो आदरणीय हमारे साथी और अच्छे लेखक मित्र हमारे डॉक्टर विकल जी जुड़ गए हैं। और ये का बता रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा काम, बहुत अधिक काम, ज़्यादा नहीं हो पाया है पीएचडी में, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। तो विकल जी भी प्रयास में लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोक भाषा में काम करने के लिए। और मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और चर्चा के लिए आभार व्यक्त करता हूं आपका। तो ये होता है कि मांस पकेगा, तो देखिए वो हिरनी को चिंता होती है कि हमारा हिरन हिरन मारा जाएगा, तो उसको चिंता होती है। और जब चिंता होती है उसको, तो वो उदास रहने लगती है, क्योंकि स्त्री के लिए सबसे बड़ा कष्ट जो है उसका जो है तो सुहाग जाना है। वो सब सुहाग के बने रहने को वो सबसे बड़ा सुख मानती है, और सुहाग के न रहने को उससे बड़ा कोई वैधव्य भार से बड़ा स्त्री के लिए कोई भार ही नहीं होता। तो वो दुखी और उदास रहती है। हिरण पूछता है, क्यों उदास रहती हो आजकल? तो पहले तो वो बहलाती है, फिर बताती है कि राम का जो है वो उत्सव होना है जन्म का, और उसमें से तमाम मांस पकेंगे, बनेंगे, और तुम भी मारे जाओगे, ऐसी मुझे आशंका है। तो हिरण कहता है कि तो क्या करें? तो हिरनी कहती है कि ऐसा करो, चलो भाग चलते हैं। तो हिरण कहता है नहीं, भाग जाने में स्वामी भक्ति पर आँच आएगी। ये है हमारा लोक, कि मर जाए तो मर जाए स्वामी भक्ति पर, जिसका नमक खाया स्वामी भक्ति पर आँच नहीं आनी चाहिए। लोक का असली चरित्र यही है कि लोक स्वतंत्र, बहुत स्वच्छ, बहुत साफ और बहुत निर्मल होता है, तो वो भागने को तैयार नहीं है। रामा तेहितर ठाड़ी हरिनिया तमन कुछ अनमन, तमन कुछ अनमन हो। तो फिर ये जो है तो जब वो नहीं भागने को तैयार है, तो सोचती है कि अब कैसे होगा। तो सोचती है कौशल्या स्त्री है, तो जब हम स्त्री के पास जाएंगे तो हमारे दुख को समझेगी, हमारी पीड़ा को सब, चूंकि स्त्री स्त्री की पीड़ा को समझती है, तो वो कौशल्या के पास जाती है। तो कौशल्या के पास जाती है तो अपने सुहाग की भीख मांगती है। तो जब सुहाग की भीख मांगती है वो, तो कौशल्या भी जो है कहती है कि नहीं, हिरण का मांस पकेगा। तो वो कहती है ठीक है, मुझे चमड़ी दे दीजिए। तो वो चमड़ी भी देने को तैयार नहीं होती है। कहती है नहीं, उसकी खंजरी बनेगी और हमारे राम बजाएंगे। तो अंत में निराश होकर आती है और एक वाक्य बोलती है कि वो तो रानी रानी है, वो तो स्त्री कहाँ है। तो देखिए, स्त्री को उसके स्त्रीत्व को नकारना, स्त्री होने को, एक हिरन जो है, एक हिरनी जो है कौशल्या को रानी घोषित करती है। मैथिली जी स्वागत है आपका, आदरणीय मैथिली शरण शुक्ल जी जुड़ गए हैं, हमारे मित्र हैं, और बघेली में ये सब काम करने वाले डॉक्टर विकल, मैथिली जी, ये सब लोग बघेली में काम करने वाले लोग हैं। तो वो कौशल्या को स्त्री होने से नकारती है, उसे केवल कहती है कि रानी है। तो आप फिर अंत में जो है वो हिरना मारा जाता है, और फिर वो हिरनी वहाँ बैठी रहती है कि खंजरी की आवाज़ कब बज उठे हिरना के चमड़ी की, तो मैं क्यों वंचित हूँ उससे। इस तरह वो भूखी प्यासी मर जाती है। तो बरहाव जैसे संस्कार में, खुशी के माहौल में ये गीत गाने का औचित्य क्या है? ये गीत गाने का यही औचित्य है कि वो सीधे तो सामंत विरोध नहीं कर सकते, तो अपने गायन में सामंती विरोध करते हैं। वो जो है वो गा कर, नाच कर अपना विरोध जता देते हैं। इस तरह साथियों, लोक साहित्य में विरोध के स्वर, बघेली अंचल में जो बघेली के का साहित्य है, जो इसका सबसे संपन्न लोक साहित्य है, उसमें से सबसे ज़्यादा
जीवन की व्याप्ति है, क्योंकि यहाँ जो आदिवासी खासकर हैं वो आपको शरीर से तो सांवले मिलेंगे, काले मिलेंगे, लेकिन मन के बड़े गोरे हैं। शरीर से सांवले हैं, मन से गोरे हैं। उनमें न छल है, न कपट है, और न ही किसी प्रकार का दुराव छुपाव है। वो नाच उठते हैं, वो गा उठते हैं, वे थोड़े में गुजारा करते हैं। और हमारी जो बघेली अंचल की लोक संपदा है, जो वाचिक परंपरा की संपदा है, वो बहुत विपुल है। और उसमें हमारा जो जन जीवन है, जो लोक जीवन है, वो बहुत गहरे धंसा है। लोक गीतों में आप जो है उनका उल्लास पाएंगे, क्योंकि बघेली का जो बोलियों का जो रस है वो बड़ा गाढ़ा है। उसको महसूस भर करिए तो फिर मन ही मन वही गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। तो ये बघेली का जो लोक रस है, ये बड़ा मीठा, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा गाढ़ा है। इसमें अगर मन रम जाए तो फिर उससे उससे निकलने की वो नहीं होती। हम लोग तो रात रात भर नाच देखते रहते हैं, गायन सुनते रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बघेली के बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास हो गई है। तो काफ़ी संख्या में जो संतोष द्विवेदी जी हमारे उमरिया के, आभार आपका और स्वागत आपका दोनों है। द्विवेदी जी, आप तो हमारे बड़े परम मित्र और हमारे हमेशा के साथी आप बहुत रहे हैं, घनिष्ठ साथी रहे हैं हमारे आप। और आपने मुझे यह प्रोत्साहन दिया कि मुझे बोलना है और मुझे अपनी बोली बानी पर बात करनी है। तो बातें साथियों बहुत हैं। और अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे लोक भाषा बघेली में एक आस कविता है, जो जो वाचिक परंपरा से ही चली आ रही है, जो लिखित में नहीं है, और वो है टप्पा। विकल जी लिख रहे हैं 10 करोड़ के करीब। वो बहुत बहुत धन्यवाद। विकल जी ने अभी अभी बहुत सारा काम किया है और 10 करोड़ के आसपास है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकल जी का काम अभी लगातार चल रहा है, डॉक्टर विकल जी का। और ये लगभग 1 साल से घूम रहे हैं कि और पूरा साहित्य खोज रहे हैं। और इनकी अब एक बड़ा ग्रंथ आने वाला है विकल जी का। मैं इस पटल पर सूचना देना चाहता हूँ। तो ये सुखद है कि 10 करोड़ के आसपास बघेली बोलने वालों की संख्या है, और ये सबके लिए सुखद है। ये जरूर है कि अब थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि शहरीकरण की चर्चा एक आदरणीय ने की थी, तो अब ये तो है कि देखिए, अब चाहे जहाँ रहता हो, हर आदमी चाहता है कि रहूँगा लोक की तरह, जीऊँगा लोक की तरह, लेकिन रहूँगा नहीं लोक में। रहना गांव की तरह, जीना गांव की तरह चाहता है, रहना गांव की तरह चाहता है, लेकिन गांव में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि गांव जरूरत है, लोक जरूरत है, और शहर सुविधा है। अब हमको ये तय करना चाहिए कि हमको सुविधा में रहना है कि जरूरत में रहना है। तो ये जरूर है, क्योंकि शहर की कोई संस्कृति तो होती नहीं, वो तो खिचड़ी संस्कृति होती है। तो जो लोग जो है हमारे एक मित्र हैं शिव कुमार अर्चन, तो वो बुंदेली में लिखा करते हैं कि गांव जो शहर चले गए, कागजी बसंत हो गए। तो इस तरह से जो है, तो जो है ये पूरा लोक का और लोक साहित्य का। मैं अब ये भी बता दूं कि जो लिखित साहित्य आया, तो लिखित साहित्य बहुत पुराना नहीं है। अब अभी हम अलिखित साहित्य या वाचिक परंपरा की चर्चा कर रहे थे, समय भी अब बहुत अधिक नहीं बचा है। तो मैं लिखित साहित्य की चर्चा करने के पहले टप्पा की चर्चा कर रहा था। तो टप्पा जो है हमारा, टप्पा हमारी आस कविता है, जो अब वाचिक परंपरा में थी, अभी भी वाचिक परंपरा में है, और ये अभी भी किसी अभिजात वर्ग तक या किसी दूसरे पढ़े लिखे आदमी तक नहीं पहुंची है। टप्पा जो है ये कर्म का गीत है, श्रम करते हुए का गीत है। और ये दुनिया का, मैं तो दुनिया का कह देता हूँ,
और कहा करता हूँ। कभी कभी लगता है कि बातचीत होगी तो उसे कोशिश भी करूँगा कि ये बताऊँ कि इससे बेहतर दुनिया में कहीं भी प्रेम गीत नहीं है। टप्पा हमारा आशु कविता है हमारी, और वो प्रेम गीत में वो गाकर जो है तो सुनाया जाता है, कहा जाता है। और उसका अद्भुत रस है, गजब का रस है। और उसमें जो है तो वो जो श्रमिक है वो गिट्टी तोड़ते हुए, काम करते हुए, मिट्टी खोदते हुए, इन सब को जो है करते हुए वो जो युवती है वो किसी पुरुष पर जो है तो को कहती है, कुछ न कुछ चुहलबाजी करती है, और पुरुष जो है स्त्री पर आता है तो वो उसका उत्तर देता है। तो एक दूसरे के उत्तर प्रत्युत्तर के लिए ये तत्काल वहीं परिस्थिति के अनुसार बनती चली जाती है ये कविता। और इसका पहले से कोई कुछ नहीं होता। तो यही भर नहीं है, प्रेम गीत है अगर, तो हमारे यहाँ प्रेम जाति भी है। हमारे यहाँ जो कोल जनजाति है, आदिवासी है कोल, तो जो बघेली अंचल का जो कोल आदिवासी है वो हमारी जो यहाँ की जो जातीय परंपरा है, जाति परंपरा होती है, लोक समाज में होती है, वो तो हर लोक समाज में है। तो जो हमारे जाति समाज में जो कोल जनजाति है वो सबसे बड़ी प्रेमी जाति मानी जाती है, सबसे बड़ी प्रेमी जाति मानी जाती है। वो एक हमारे यहाँ वो गीता चलता है, कोलबा जोते न जाए, कोलिनिया खोपा धरे बिदुराए। यानी कोल अगर काम करने के लिए घर से निकला है, लेकिन अगर कोलिन भी घर से बाहर आ गई और जाते हुए अगर कोलिन ने हंस दिया तो फिर उस दिन कोल काम करने नहीं जाएगा, वो फिर लौट आएगा और वो घर में रहेगा, वो घर में बैठा रहेगा, घर का काम करेगा, सोएगा, लेकिन वो जो है तो वो काम करने नहीं जाएगा। तो एक एक प्रेमी जात भी है बघेली अंचल में। और यही सब जो है माने यही जो है इस उसका साहित्य है, यही जो जीवन है, यही प्रेम भरा जो जीवन है, जो विपन्नताओं का जो जीवन है, जो नदी के किनारों का गीत है, नदी के कलकल छल छल जो जंगलों का पवित्र गीत है, जो मेहनत की जगह का गीत है, जो हमारे लोक में आया, लोकगीत बनकर आया, और जो उसका लोक राग है, जो इन्हीं सब मेहनत और इन सब वस्तुओं का जो काम करते हुए का, हथौड़े की आवाज़ का, फावड़े की आवाज़ का, और ये सब जो है। और लोग तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा गोबर पानी मिट्टी मटमैला होता है लोग, और उसका मटमैलेपन की सुंदरता तो कहीं में उससे सुंदर तो कुछ कहीं हमको तो दिखाई नहीं देता, कि उसके मटमैलेपन में जो लावण्य है, जो सौंदर्य है, जो भाव है, जो पवित्रता है, वो कहीं और हो। तो लोग तो इन्हीं सब के कारण बड़ा पवित्र है। तो मैं जो है तो आपको सोचता हूँ कि मैं टप्पा दो चार छः सुना दूँ, आप उसको समझ लीजिए कि जो आज कविता टप्पा है और जो दुनिया की सबसे बेहतर तत्काल तैयार की हुई प्रेम कविता है उसका क्या मर्म है। तो हमारे यहाँ एक शुरुआत होती है इससे कि लट्ठा के धोती किनारी नहीं आए, लट्ठा के धोती किनारी नहीं आए, बिना बोले बताने चिन्हारी नहीं आए। यानी बिना बोले बताने चिन्हारी नहीं होती। मैं भी अगर आपके बीच में बिना बोले बताने अगर न मैं ना आता तो हमारी आपकी चिन्हारी क्यों होती। तो ये बघेल खंड का टप्पा कहता है कि चिन्हारी बोल बताकर कर लेनी चाहिए। तो लट्ठा के धोती किनारी नहीं आए, बिना बोले बताने चिन्हारी नहीं आए, अब कच्चा करौंदा करू ला गए। करू यानी कड़ू कसैला। मैं समझता हूँ कि सब लोग भाषाएं ठीक से थोड़ा सा टोन का अंतर होता है, बाकी मिलती जुलती हैं अपने जो हिंदी की लोग भाषाएं हैं। कि कच्चा करौंदा, करौंदा सब जानते हैं, करू ला गए, मोर लैले गठरिया गरू ला गए। मेरी गठरी ले लो, किसी राहगीर से है और उससे कह रही कि मेरी गठरी ले लो, बहुत गरू लग रही है। यानी भार को साझा करना। कि आरी लगई है दुइन दिन का, बदनामी करई है सबई दिन का। आरी यानी यारी, 2 दिन की यारी करोगे, स्त्री कहती है कि 2 दिन की यारी करोगे। आपको ये टप्पा ट्रैक्टर में,
ट्रक में, लेकिन है केवल श्रमिकों तक सीमित। ट्रैक्टर में, ट्रक में, खदानों में गिट्टी फोड़ने की जगह मिट्टी खोदने की यहीं मिलेगा। ये उसका जो उपज क्षेत्र है या उसका जो उसकी जो जन्मभूमि है वो श्रम की ही जन्मभूमि है। जहाँ ये श्रम चलता रहता है वहीं ये होता है। तो 2 दिन की यारी लगाओगे और जीवन भर की बदनामी हो जाएगी। तो जब वो कहता है कि इतने, तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, गैती कुदारी गहन धई देव, तोर यारी न छोड़ब जियब दई देव। यानी हम अपनी गैती और कुदारी, अब उसके पास तो और कुछ है नहीं, श्रमिक है, तो कहता है कि अपनी गैती और अपनी कुदाल मैं जो है गहन रख दूंगा तुम्हारे लिए, और अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भले मृत्यु को वरण कर लूं, मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा मत कहो कि 2 दिन की यारी नहीं होनी है। ये सब चलता रहता है और श्रम भी चलता रहता है। लाली लाली बंदी माँ महुली गुदाम, तोर तिरछी नजरिया तक इन्हें गुलाम। लाली लाली बंडी, ब्लाउज, बंडी यानी ब्लाउज, जो लाल लाल ब्लाउज है उसमें जो महुली गुदाम, महुली यानी महुआ के रंग की, महुआ से महुली हुआ, तो चूंकि महुआ जो है टप्पा, अब देखिए टप्पा की भी व्याख्या करिए। तो जो महुआ टपकता है, आप अगर कभी महुए के पास बैठे हों और जो उसका गिरना टप 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 गिरता है, तो जब गिरता है तो उसका रस बिखर जाता है, और उसका महुए का रस जो ताज़ा होता है, उसकी व्याख्या क्या कहने, सब लोग विद्वान हैं इसमें, जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोग अच्छे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। तो वहीं से टपका से या टपकने से टप्पा बना, क्योंकि वो रस से भरा हुआ होता है। तो वो जो है तुम्हारी जो बंदी है, तुम्हारा जो ब्लाउज है, वो उसका रंग जो है वो महुआ के रंग का है, और तुम्हारी जो नज़र है, तिरछी नज़र है, वो मुझे गुलाम बनाए हुए है। तो आप बताएं कितने गूढ़ हैं ये सब रहस्य, कितने तत्काल बनी हुई ये कविताएं, जो कहीं वैसे नहीं होती। आप इकट्ठा कर लें, संग्रहित कर लें तत्काल सुनते हुए, तो ठीक है। फोर फोर पथरा लगाओ चट्टा, चोरी चोरी भेजाए दे बीड़ी के कट्टा। कहती है कि पत्थर फोर फोर, पत्थर सम करो, संबंध मत करना, पत्थर तोड़ करके चट्टा लगाओ, कूड़ा लगाओ, बनाओ, लेकिन उसी बीच में स्त्री कहती है कि मेरे लिए एक बीड़ी का कट्टा भिजवा दो। तो ये कितनी सुंदर याचना, मांगना भी कितना सुंदर है। तो ये हमारी जो है बड़ी सुंदर है। और गाड़ी तरेंगे पटरियन माँ, मोही छैला बोलाबे नजरियन माँ। गाड़ी तो पटरी में दौड़ती है, और मुझे वो इस तरह से जो हमारा टप्पा है, हमारी आशु कविता है, हमारा ये भी एक गजब का प्रेम गीत है। आप सुनने लगें तो सुनते रह जाएं, और ये आपस में चलने लगता है। तो मैं तो समझता हूँ कि भाव जब आ जाए लोग के, तो अपने आप कविता फूटती है, अपने आप लय फूटती है, अपने आप राग फूटती है। मोर को जंगल है, मोर को देखकर नाचना सीखा होगा मेरे अंचल ने। और इस तरह मैं, मेरा टाइम लगभग हो रहा है, मुझे कविता सुनानी है एक। तो मैं अब ज़्यादा इस पर चर्चा न करूँगा। हमारे यहाँ एक किसी को शुभ मनाने का भी एक गीत है, तो मैं उसी के एक लाइन उसकी सुनाता हूँ, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। कि फूलस फूला, दूब यस छिछला, अतर अस महका हो। तो दूब जो जैसे दूब फैलती है, जैसे अतर महकता है, जैसे फूल खुशबू लेकर के खूबसूरत फूलता है, यही सब आपके जीवन में, आप सबके जीवन में रहे। ये हमारे बघेली लोकगीत की लाइनें हैं, जो सबको इस तरह से शुभकामनाएं मनाती हैं। और लोग तो मंगल के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। लोग वो अपने, जब भी सोचता है लोग, तो मंगल सोचता है। और लोग की कहन अलग है, लोग की सोच अद्भुत है, लोग का राग अद्भुत है। और जो कहानियाँ लोग की हैं, जो हमारी माँ सुनाती थी, जो दादा दादी सुनाते थे, जो किन्हीं कहानियाँ चलती थी, बड़ा विशद है, बहुत बड़ा है। तो मैं वार्ता और को यहीं अभी वो करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक कविता हमारे आदरणीय
परम आदरणीय भारतेंद्र मिश्र जी ने कहा था, और तो मुझे आदेश का पालन करना चाहिए। तो मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, उसके पहले एक मुक्तक सुनाऊंगा, एक दो मुक्तक सुनाऊंगा। तो मैं इस अपने काव्य पाठ से अपनी आज की वार्ता को विराम दूंगा कि 4 लाइन का मुक्तक सुनिए कि आगी माँ घिउडारी थे और चुप रही थे। आगी माँ घिउडारी थे और चुप रही थे। चारिउ कैत निहारी थे और चुप रही थे। ई अंधेरी बोलैया को नहीं, मन मन यह विचारी थे और चुप रही थे। आगी माँ घिउडारी थे और चुप रही थे। ये एक ठे और सुनी, बघेली की कविताएं सुना रहा हूँ मैं, आदरणीय डॉक्टर साहब भारतेंद्र जी, कि ऐसन चुप रहे, ऐसन चाटे कहाँ सीखे, ऐसन चुप रहे, ऐसन चाटे कहाँ सीखे, दाना धरे पछोरन बाटे कहाँ सीखे। ऐसन चुप रहे, ऐसन चाटे कहाँ सीखे, दाना धरे पछोरन बाटे कहाँ सीखे। कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद माँ तना अंतर, मुंह जोरे और मन से काटे कहाँ सीखे। हम नहीं जानी कि हम कब का कहन, हम नहीं जानी कि हम कब का कहन, तू नहीं जानते कि तू कब का सुने। हम नहीं जानी कि हम कतना कटन, तू नहीं जानते कि तू कतना घुने। हम कहैया भर रहे आयन, तू सुनैया भर रहे आए। संतोष जी कह रहे हैं टप्पा में बघेली स्त्री जितनी इम्पोर्ट दिखती है वैसी आधुनिक समाज में भी नहीं दिखती। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी हमारी जो बघेली स्त्री, जो मेहनत और काम करने वाली स्त्री, वो भाव जगत से भी बहुत मजबूत होती है और उसकी जो कहन है वो अद्भुत है। तो हम नहीं जानी कि हम कब का कहन, तू नहीं जानते कि तू कब का सुने। हम नहीं जानी कि हम कतना कटन, तू नहीं जानते कि तू कतना घुने। हम कहैया भर रहे आयन, तू सुनैया भर रहे आए। हम नहीं जानी कि हम कैसन कहन, तू नहीं जानते कि तू कैसन गुने। इत्थे गांव के कविता, हम 5 सबको ग्रामीण जीवन हम लोग सब जीने वाले लोग हैं कि सबका चाही सुख के उकाव, हमका धौकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। सबका चाही सुख के उकाव, हमका धौकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। हम पले रहते छोट छोट कच्चा घर माँ, छपरन के सुंदर ठंडी ठंडी छाहन माँ। कुहकी दय गाय चरायन लय बंसी बन माँ, कजरी बिरही गायन तय मिल सरवाहन माँ। हमका न शहर के लपक झपक कुछ नीक लगे, गामय के गोरी गली घाट सब ठीक लगे। दिया से हाय प्रेम तब बिजली माँ अस ऊक बीक लागे। हमका धौकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। कि हमका ना लागे ईश कोहू के बड़े बड़े गजड़ा दिक्की, गजड़ा रक्षाबंधन जो राखी बांधी जाती। हमका ना लागे ईश कोहू के बड़े बड़े गजड़ा दिक्के, ममता बहनी के गांठ दीन डोरे से है। हमका चाही ना खाए कहीं टाठी परात, मनबोध त सिल्वर के टठुली खोरे से है। ई अल्ट सल्ट बुलसल्ट नहीं पहिरन कबहूँ, ई हलाकान जीव के जवार लागे अबहूँ। हमका पंचन का दशरथ लागे बाप, पंडित जी बाल्मीक लागे। हमका धौकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। और एक अंतिम बंद अपना पंचन का सुनाई थे कि हमका ना मिला समौ कबहूँ हंस खेल सकी। ये हम जो भी कविता में लेते हैं तो सब लोक समाज से उसी से तो निचोड़ते हैं हम, कहीं और कहीं नहीं है, वहीं है सब कुछ। हमका ना मिला समौ कबहूँ हंस खेल सकी, लड़कैया से तपाए सांचा माँ ढारा गा। लड़कैया से मूड़े पर बोझा गरु गरु, लड़कैया से दुख के सामुद्र उतारा गा। मन रहा प्रेमी
पैना मिला प्रेमी को, निभाए हमरऊ नेम मिला ना नेमी को। कुदिन से जूझत भा इतना, कि अब तो सुदिन छींक ला गए। हमका धमकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। सबका चाही सुख के उकाव, हमका धमकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। 5-7 मिनट हमने कुछ और ले लिए। मैं बहुत बहुत फिर से सबको, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी, आदरणीय संतोष कुमार द्विवेदी जी, राम कुमार कनिष्क जी, कृषक जी, आदरणीय राम कुमार कृषक जी, मैथिली जी, विकल जी और सब लोगों को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सबका सुनने का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारा लोक में बोलते बोलते छूट जाता है, बहुत कुछ नहीं कह पाता आदमी, क्योंकि लोक बहुत बड़ा है तो छूटा होगा। और अवसर देने के लिए मैं आदरणीय संतोष द्विवेदी जी, आदरणीय मित्र और आदरणीय डॉक्टर भारतेंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी कविता पर के लिए और अपनी अंचल की बोली बघेली पर बात करने के लिए मुझे अवसर दिया। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।